साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कर्नाटक के मैसूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने कहा, योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश मुरैना में योग सत्र में लिया हिस्सा। कहा, सेहतमंद रहने के लिए योग से बढ़कर कुछ और नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर के सैम में आयोजित योग कार्यक्रम में की शिरकत। खादी उत्कृष्टता केंद्र खादी भवन को आगे बढ़ाने का कर रहा है काम। केंद्र ने स्वधा नामक आरोग्य वस्त्रों की श्रृंखला की है तैयार, ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खादी के बहुआयामी पक्षों को किया जा सके प्रदर्शित। आरोग्य वस्त्र संकलन स्वधा श्रृंखला में मन की शक्ति और दृढ़ता पर दिया गया है बल। असम के 33 जिलों में आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। चारों ओर पानी ही पानी। लगातार बरसात के कारण नदी उपनदी खतरे के निशान से बह रही हैं ऊपर। बाढ़ में घर, जमीन, कृषि क्षेत्र सभी बाढ़ की चपेट। और अब सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। भारत के साथ साथ विश्व भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूरू पैलेस में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। पीएम मोदी के साथ हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने योग किया। इस वर्ष योग दिवस का विषय मानवता के लिए योग है। यह विषय दर्शाता है कि कैसे योग ने कोविड महामारी के दौरान पीड़ा को कम करने में मानवता की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योग को एक वैश्विक पर्व बताया। पीएम मोदी ने कहा कि योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि योग विश्व में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगिन विंदति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society.
Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us. पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा का अभिनव प्रयोग विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ लोग योग कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग के जरिए देश के अतीत को एक सूत्र में पिरोना काफी सुखद अनुभव है। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से योग को अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हम योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है। हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में अपने गृह जिले मुरैना में योग सत्र में हिस्सा लिया। तोमर ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए योग से बढ़कर कुछ और नहीं है। उन्होंने आज के इस खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन कोशिशों को भी याद किया जिनके कारण विश्व ने भारत की इस विरासत का लोहा माना। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर के सैम में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लक्षद्वीप में भी व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों, सैनिकों, स्वयंसेवी संगठनों, कर्मचारियों, मछुआरों सहित लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। देश मना रहा है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रधानमंत्री मोदी ने मानवता के लिए योग को इस वर्ष की विषय वस्तु घोषित किया है। प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि कोविड-19 के दौरान योग लोगों को एक दूसरे के करीब लाया है। योग पूरी दुनिया में एकता की भावना को बल देता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने निफ्ट में खादी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। इसका उद्देश्य है खादी संस्थानों को डिजाइन तैयार करने में दक्ष बनाना। भारतीय और विश्व बाजार में उन्नत किस्म के भांति भांति के खादी उत्पादों को प्रस्तुत करना भी
इसका एक मकसद है। खादी उत्कृष्टता केंद्र खादी भावना को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। योग का सार तत्व संतुलन होता है। विश्व में मानव संबंधों के बीच संतुलन भी इसमें सम्मिलित है। खादी उत्कृष्ट केंद्र की डिजाइन टीम ने स्वदा नामक आरोग्य वस्त्रों की श्रृंखला तैयार की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खादी के बहुआयामी पक्षों को प्रदर्शित किया जा सके। वस्त्रों को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये कंधे पर ढीले हैं। ऊपरी वस्त्र के बीच का हिस्सा इस तरह से बनाया गया है कि झुकने में आसानी होती है। पांव फैलाने में भी इसमें आसानी हो, इसीलिए निचला हिस्सा भी ढीला ढाला बनाया गया है। आरोग्य वस्त्र संकलन स्वदा श्रृंखला में मन की शक्ति और दृढ़ता पर बल दिया गया है। इसका लक्ष्य है कि सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करना। इन आरोग्य वस्त्रों को हाथ से बुना गया है और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। खादी की डोर पूरे विश्व के लोगों को एक दूसरे से बांधती है और ये वसुदेव कुटुंबकम की सच्ची भावना का प्रतीक है। योग की खबरों के बाद आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम के 33 जिलों में आई बाढ़ से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। चारों ओर पानी ही पानी है। लगातार बरसात के कारण असम के प्रत्येक नदी उपनदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के चलते लोगों का घर, जमीन, कृषि क्षेत्र सभी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से 42 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं लाखों लोग आश्रय शिविरों में भी रहने के लिए मजबूर हुए हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों की जीवन, संपत्ति और पशुधन की सुरक्षा करने के लिए तथा बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रशासन सेना की मदद ले रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने में जुटे हुए हैं। बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। सिर्फ राहत शिविरों में ही नहीं, जहां पर बाढ़ आई है वहां पर भी सहायता करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित जिलों के जिला उपायुक्तों और एसडीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बाढ़ पीड़ितों को राहत के नाम पर दी जाने वाले राशन को लेकर मिल रही शिकायतों को तुरंत दूर करने का भी निर्देश दिया। भारतीय मौसम विभाग की एक ताजा रिपोर्ट में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में राज्य सरकार अब बचाव कार्य में सेना की ज्यादा मदद लेने की योजना बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक ट्वीट करके कहा कि अंतर मंत्री स्तरीय केंद्रीय दल नुकसान का आकलन करने के लिए असम और मेघालय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि बाढ़ के पहले के दौर के बाद एक अंतर मंत्री स्तरीय केंद्रीय दल ने 26 मई से 29 मई 2022 के बीच असम के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। असम में लगभग हर साल ही बाढ़ आती है, जिसमें हजारों लोग विस्थापित होते हैं और फसलों और संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर में भारतीय व्यापार मंडल एवं हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल सहित अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ भी इस मौके पर मौजूद रहे। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब कपास पिराई करने वाले व्यापारी प्रति यूनिट एक पिलर पर 42,000 रुपए का एक मुश्त टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकेंगे और प्रत्येक वित्त वर्ष में ये टैक्स देंगे। ये निर्णय 3 साल के लिए लागू होगा। इसके बाद टैक्स की दोबारा समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की हर मंडी के विक्रेताओं की असेसमेंट करवाई जाए ताकि पूरी जानकारी इकट्ठा की जा सके और टैक्स की अदायगी करवाई जा सके। इसके अलावा मंडियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि पिंजौर में स्थापित होने वाली सेब मंडी को विकसित कर दुकानों की नीलामी करवाई जाए। इसके अलावा करनाल, पानीपत, रोहतक, पंचकुला के एग्रोमॉल की दुकानों की भी बिक्री की जाए। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड द्वारा मंडियों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि किसानों को मंडियों तक आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और उत्तर प्रदेश के उद्यान कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में कृषि विभाग सहित जनपद के विभिन्न विभागों और विभिन्न प्रदेशों से आए फर्म द्वारा लगाए गए स्टॉलों का
अवलोकन भी किया। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा उद्यान से संबंधित औद्योगिक फसलों से संबंधित नवीनतम तकनीकी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई और उद्यान विभाग में संचालित केंद्र पोषित और राज्य पोषित विभागीय योजनाओं के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न मंडलों के लगभग 2000 से अधिक किसानों ने भाग लिया और बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 34 जनपद के 38 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इसी दौरान समारिका राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन पुस्तक का विमोचन भी किया गया। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन आयोग मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में अलीगढ़ में मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। कृषि उत्पादक आयुक्त ने कहा कि किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती के साथ ही दलहन, तिलहन एवं उद्यानीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है। खरीफ गोष्ठी की जो मुख्य मंशा है वो सरकार की यही है कि लोगों के जो सुझाव हैं और जो समस्याएं हैं वो प्रशासन और शासन दोनों के अधिकारियों के सामने आ जाएं और उस पर समुचित कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे सुझाव इन्होंने दिए और बहुत ज्वलंत समस्याओं को भी उन्होंने उठाया। बिजली कम आना 6 घंटा एक प्रमुख समस्या इन्होंने बताई है। बहेड़ी चीनी मिल का 250 करोड़ का भुगतान कई महीनों से न हो पाना दूसरी बड़ी समस्या इन्होंने बताई है। और कई बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं, जैसे एफपीओ को बाकी और कामों के साथ इंटीग्रेट करना, उद्यान विभाग, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, कंपोस्टिंग वगैरह सभी चीज़ों से जोड़ना। तो बहुत सार्थक ये बैठक हुई है और किसानों ने जो भी सुझाव दिए हैं और समस्याएं बताई हैं उसमें बहुत ही प्रभावी कार्रवाई अगले 3-4 दिन के अंदर शासन स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा। और अब बात मंडी भाव की। आइए देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 7,275 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मूंग की एमएसपी में 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। सोमवार को अधिकांश मंडियों में मूंग के सौदों में नरमी दर्ज की गई। बात मूंग के हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 18 जून को मूंग का भाव रहा 6,000 रुपए। 20 जून को इसके सौदों में 245 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,755 रुपए। राज्य की तारापुर मंडी में सोमवार को मूंग की खरीद 6,307 रुपए पर हुई, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 20 जून को मूंग का कारोबार 4,400 रुपए के भाव पर हुआ। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 20 जून को मूंग का भाव 50 रुपए टूटकर 7,550 रुपए से 7,500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 18 जून को मूंग का भाव रहा 6,650 रुपए, जो कि 20 जून को 50 रुपए टूटकर 6,600 रुपए हो गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। वही बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की अरसीकेरे मंडी में 20 जून को नारियल के सौदे 20,000 रुपए पर हुए। वहीं केरल की अंचल मंडी में 20 जून को नारियल का भाव रहा 5,600 रुपए। तमिलनाडु की गोपालपट्टी मंडी में इस दौरान नारियल की खरीद फरोख्त 1,500 रुपए पर हुई। यहीं की धारापुरम मंडी में सोमवार को नारियल का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 18 जून को इसका भाव रहा 2,530 रुपए, जो कि 20 जून को भी 2,530 रुपए पर टिका रहा। बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है।
उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। भारत ने नारियल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। भारत नारियल के उत्पादन व उत्पादकता में सबसे आगे है और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। नारियल की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 9,687 टन है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नारियल से बने उत्पाद व उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को रोजगार मिल रहा है। नारियल की खेती में कम मेहनत और कम लागत होने से इससे सालों साल कमाई की जा सकती है। नारियल के पेड़ 80 वर्षों तक हरे भरे रहते हैं, यानी एक बार लगे नारियल के पेड़ से 80 वर्षों तक कमाई की जा सकती है। दुनिया में भारत नारियल के उत्पादन में पहले नंबर पर है। देश में करीब 21 राज्यों में नारियल की खेती की जाती है। वही बात नारियल की पैदावार की करें तो साल 2020-21 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार साल 2020-21 के दौरान नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था, यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। आइए देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के की कटाई कर सकते हैं। साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान उड़द की कटाई करें। इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर लें। वहीं गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुवाई करने का सही समय है। यही किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। कर्नाटक में गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ बैंगन की रोपाई के लिए समय उचित है। साथ ही आम के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कर्नाटक में लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर लें। अभी धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाएं। वहीं अदरक की बुआई कर लें। अदरक के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है।
1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में योग सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी भी थे। उन्होंने भी योगा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिक्किम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर पूरे जोश के साथ योगा किया। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे 12 विधायकों के साथ गुजरात चले गए हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्होंने विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बारामूला जिले के सुपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि पुलवामा में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।